नमस्कार। ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। मैं नरेश कुमार शर्मा साइंस क्लास 8 ऑनलाइन क्लासेज में कई दिनों से कक्षा की पाठ्यक्रम एनसीईआरटी से संबंधित डाल रहा हूं। मैं आप सभी विद्यार्थियों से एक बार फिर दोहरान कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कोरोना के इस दौर में घर बैठे हमें सुरक्षित और सेफ रहते हुए हमारी पढ़ाई को जारी रखना है। इसके लिए आप सबके लिए लेकर आया है ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। अब मैं आपको कल क्षारों के साथ होने वाली अभिक्रिया तक पढ़ा चुका हूं, धातुओं की क्षारों से होने वाली अभिक्रिया। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। पॉइंट डालेंगे आप, पॉइंट भी नोटेड। विस्थापन अभिक्रिया है। देखिए विस्थापन का अर्थ क्या है। विस्थापन का अर्थ होता है दूर हटाना, विस्थापित कर देना या दूर हटाना। जैसे अगर मान लीजिए क्लास में आगे की बेंचों पर कुछ विद्यार्थी बैठे हुए हैं और उनमें से ताकतवर विद्यार्थी आए, किसी विद्यार्थी को हटा कर उसके स्थान पर खुद बैठ जाए और उस विद्यार्थी को बाहर निकालना पड़े, इसका मतलब क्या है? कमजोर है, क्रियाशील नहीं है या अभिक्रियाशीलता उसकी कम है, ये मानिए। ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। सबसे पहले मैं इसकी क्या करना चाहूंगा, आपको परिभाषा लिखवाना चाहूंगा, फिर इसे हम एक्टिविटी के आधार पर लेंगे। विस्थापन अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व के द्वारा कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर दिया जाता है। विस्थापन का मतलब होता है दूर हटाना। विस्थापन का मतलब दूर हटाना, यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व के द्वारा कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर दिया जाता हो, क्या कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। क्या होता है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। आगे होगा आपके स्तर में विस्थापन अभिक्रिया। अब मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा इसे समझाऊंगा, या फिर आपको ये मैं सीधा ही इसे आपको एक समीकरण के द्वारा समझा देता हूं। एग्जांपल भी दे दूंगा, एक्टिविटी भी दे दूंगा, परंतु उससे पहले मैं आपको समझा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल Zn plus H2SO4
इसके स्थान पर अगर हम इसको लेना चाहें तो वो भी बेहतर हो जाएगा। जैसे Cu को ले लें तो यहाँ CuSO4 Zn प्लस CuSO4 ले लिया हमने, तो यहाँ क्या बन गया हमारे सामने ZnSO4 प्लस C। देखिए ये तो है जिंक, क्या है ये जिंक धातु है, और ये कॉपर धातु। अब आपके सामने अभिक्रिया में क्या हो रहा है, जिंक ने कॉपर को विस्थापित कर दिया है। कहां से, सल्फेट के साथ। कॉपर सल्फेट था ना, कॉपर सल्फेट इसको नीलापता भी कह देते हैं। कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित करके और उसके स्थान पर खुद आ गया। इसका तात्पर्य क्या हुआ है, देखिए जैसे जिंक ने यहां से इसे ड्रॉ कर दिया है कॉपर को, और कॉपर यहां से निकाल दिया, विस्थापित हो गया। और सी चीज विस्थापित हो गई, कॉपर। कॉपर क्यों विस्थापित हो गया, क्योंकि कॉपर की क्रियाशीलता जिंक से कम है। कॉपर की क्रियाशीलता कैसी है, जिंक से कम है। यहां कॉपर की क्रियाशीलता जिंक से कम है, अतः जिंक द्वारा CuSO4 से Cu को विस्थापित कर दिया गया है। यहां कॉपर की क्रियाशीलता Zn से कम है, अतः Zn के द्वारा CuSO4 से Cu को क्या कर दिया गया है, विस्थापित कर दिया गया है, और स्वयं ने ZnSO4 बना दिया है। आ गया होगा समझ में, इसी तरह से देखिए एक बार इसे नोट करते हैं आप। हम जानते हैं कि कॉपर सल्फेट है ये नीला होता है, इसका कलर नीला होता है। कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है जानते हो क्या, नीला होता है। और जब ये क्या नाम से जिंक सल्फेट में बदल जाता है ना, तो रंगीन हो जाता है। कैसा हो जाता है, रंगीन। यहाँ आते ही रंगीन हो गया है, ये नीला था कॉपर के कारण, कॉपर का त्याग हो गया तो कैसा हो गया है, रंगहीन हो गया। नोट कर ले इसे, अच्छी तरह से नोट कर ले भाई। देखिए अब मैं आपको एक और इसका उदाहरण दूंगा, उस उदाहरण को देने के बाद मैं आपका ध्यान यहाँ लाना चाहूंगा कि अधिक अभिक्रियाशील और कम अभिक्रियाशील को कैसे पहचानेंगे हम सब। ये तो अधिक अभिक्रियाशील है, ये कम अभिक्रियाशील। जैसे अभी इसमें ही आपको कैसे पता चला, मैंने ये तो लिख दिया भाई यहाँ जिंक ज्यादा अभिक्रियाशील है कॉपर से, लेकिन आप कैसे पहचानोगे कि इसमें से कौन सी चीज हटनी है, इसमें से कौन सी चीज हटनी है, ये कैसे पहचानोगे। इसके लिए मैं आपको मेरे द्वारा एक बनाया गया फार्मूला बताता हूं। जैसे किताब का फार्मूला तो सक्रियता श्रेणी का है ही, परंतु मैंने मेरे हिसाब से उसे क्या कर रखा है, कन्वर्ट करके और याद करने का एक तरीका बना रखा है। कोई पाठ्य से संबंधित नहीं है वो तरीका, मेरा द्वारा बनाया गया एक तरीका है अपना याद करने का, जिससे बच्चों को आसानी से क्या हो सके, वो सक्रियता श्रेणी याद हो सके। तो एक उदाहरण आप ये नोट कर लिए। अब उसके बाद आप दूसरा उदाहरण नोट कर लीजिए। परिभाषा कीजिए, रह देता हूं मैं। देखो जैसे आपने ले लिया एग्जांपल के तौर पर Fe plus CuSO4 रिएक्शन है वो
FeSO4 प्लस Cu। यहां भी आपको दिखाई दे रहा होगा ये आयरन है, ये कॉपर सल्फेट है, यहां पर आयरन सल्फेट जुड़ गया है, प्लस कॉपर अलग हो गया है। यहां हमको पता चल रहा है कि आयरन कॉपर से ज्यादा ताकतवर है, यानी आयरन की क्रियाशीलता कॉपर से अधिक है। मैं लिख देता हूं, यहां आयरन की क्रियाशीलता यहां आयरन की क्रियाशीलता Cu से अधिक है। यहां आयरन की क्रियाशीलता Cu से अधिक है, इसलिए CuSO4 से Fe द्वारा Cu को विस्थापित कर FeSO4 बना दिया गया है। अब मैं आपको सक्रियता श्रेणी दिखाऊंगा। देखिए क्रियाशीलता ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते क्रम या नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते क्रियाशीलता, इनकी क्रियाशीलता धातु की क्रियाशीलता में देखो मैंने मेरी तरफ से नियम बना रखा है, जैसे का ना कैसे मांगे, काना कैसे मांगे चीज, फैली पड़ी, फैली पड़ी है, क्यों है जी, आगे आए। काना कैसे मांगे जींस फैली पड़ी है, क्यों है जी, आगे आए। ये मैंने सक्रियता श्रेणी लिखी है, ऊपर से नीचे की ओर क्रियाशीलता यूं घट रही है। यहां सबसे अधिक और यहां सबसे कम, यहां तो अधिक क्रियाशील तत्व है और यहां कम। ऊपर से नीचे की ओर अधिक से कम की ओर जा रहा है। का के एन सी एम जी जेड एपी पीबी एच सी यू एच जी ए जी और ए यू, ये इसकी सक्रियता है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फेरस, पीबी लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, अर्जेंटम और टॉल, ये धातु है। अब आपको दोनों विक्रियाओं में पता चल गया, देखो यहाँ एक ही है और ये सी है, तो एक ही तो यहाँ है और सी यहाँ। यहाँ से इसकी अभिक्रियाशीलता उल्टी डाउन आ रही है, एपी की अभिक्रियाशीलता ज्यादा होगा, बजाय इसके सी। भाई एपी की क्रियाशीलता किससे ज्यादा हो गई है, सीयू से ज्यादा हो गई, इसलिए एपी ने क्या कर दिया है, सीयू को विस्थापित कर दिया। उससे पहले बार क्रिया जिसने जेड दिया था, जेड की तो एपी से और ज्यादा है, इसलिए इसने क्या कर दिया था, इसमें जेड प्लस सी SO4 में क्या कर दिया था, इसको इस तरह से विस्थापित कर दिया। अब यहाँ Fe प्लस सी SO4 में इसने इसे विस्थापित कर दिया। समझ रहे होगे? अगर मान लीजिए ये हो इनकी जगह तो और भी ज्यादा तेज गति से क्या करेगा,
जैसे मैं आपको इसे नोट कर सकते हैं, ये मेरे द्वारा बनाया हुआ तरीका है, कोई निर्धारित तरीका नहीं है, याद करने के लिए बना रखा है मैंने मात्र कि काना कैसे मांगे चीज थैली पड़ी है, क्यों है जी आगे आई, अर्थात इसमें का मतलब के हो गया, ना का मतलब रहने हो गया, सी का मतलब कैसे हो गया, मांगे का मतलब एमसी हो गया, चीज का मतलब जेड हो गया, एबी का मतलब हैरी हो गया, पीबी का मतलब पड़ी, एच का मतलब है, सी का मतलब क्यों, एच का मतलब है जी, और एच का मतलब आगे, और ये क्या करने का फार्मूला बना है। आपको पता चल गया होगा कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व के द्वारा कम अभिक्रियाशील तत्व को क्या कर दिया जाता हो, विस्थापित कर दिया जाता हो, दूर हटा दिया जाता हो, क्या कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। इसे किस नाम से जानते हैं, विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और ये इसकी अगर मान लीजिए इसे हम क्रियाकलाप के द्वारा समझते हैं तो देखिए क्या करना है। आपने नोट कर लिया होगा, देखो क्रियाकलाप के द्वारा समझें, तीन कील लीजिए, तो एक दो तीन कील लीजिए, तीन कील लेकर के उनको रेगमाल से अच्छी तरह से घिस लिया, साफ कर लिया ताकि उनके ऊपर रेगमाल जंग आदि सब क्या हो जाए, दो पर्टिकुलर लेंगे, एक पर्टिकुलर नंबर 1, इस पर्टिकुलर पर हमने ए लिखा, इस पर्टिकुलर पर हमने लिखा बी। तीन कील ले लिया, तीनों को एक बार से रगड़ दिया, साफ कर दिया, दो पर्टिकुलर ले ली जिनके ऊपर ए और बी अंकित कर दिया, दोनों पर्टिकुलर में सी में सपोर का विलयन कर दिया, CuSO4 दोनों पर्टिकुलर में हमने कैसा बन गया है, कॉपर सल्फेट भर दिया है। कॉपर सल्फेट भरने क्या हुआ, देखो इसका रंग नीला हो गया, कॉपर सल्फेट का रंग कैसा है, नीला हो गया, नीला है। ये भी नीला है और पर्टिकुलर नीले भी नीला है। क्योंकि कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है, नीला हो गया। इसमें हमने पर्टिकुलर पे लिखा हुआ है, अब हम इन दोनों तीन कीलों में से एक कील को तो बाहर रखते हैं, इसको नंबर 1 2 3 कील है। पहले नंबर की कील को तो हमने बाहर ही रख दिया आगे का परीक्षण करने के लिए। कील नंबर 2 और 3 दोनों को हमने क्या किया, पर्टिकुलर नंबर ए में एक धागे की सहायता से क्या कर दिया, दोनों कीलों को यहां पे रख दिया है, एक कील और दूसरी, दोनों कीलों को हमने पर्टिकुलर नंबर ए में रख दिया। पर्टिकुलर नंबर बी को यूं रख दिया, इसको कॉपर सल्फेट का विलयन परीक्षण करने के लिए रख रहे हैं ताकि आगे आने के समय में इसे चेक कर सकें। अब हम क्या कर रहे हैं, 2 घंटे पश्चात इन कीलों को बाहर निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कीलों को बाहर निकाल रहे हैं। इन कीलों की तुलना इस नंबर 1 कील से कर रहे हैं, तो हम क्या देखते हैं, कीलों का रंग बदल गया, कीलों का रंग कैसा हो गया, धूसर सा हो गया, ग्रे हो गया, मटियाला हो गया, मटमैला हो गया। और पर्टिकुलर ए और बी की तुलना करते हैं, बी पर्टिकुलर अभी भी नीले रंग की है, कैसे रंग की है, पर्टिकुलर बी अभी भी नीला रंग है, परंतु इसके अंदर रंग कैसा हो गया, धूसर या सलेटी हो गया।
इस विलयन से Cu को विस्थापित कर दिया और उसके स्थान पर आप क्या हो गया FeSO4 बना दिया K और Cu तीनों कीटों का आपस में मिला है। इसकी बात थी वो बिल्कुल चमकदार है। इन दोनों कीटों का परिवर्तन हो जाए परमाणु ए में जिसमें हमने नीले रंग का वो कॉपर सल्फेट डाला था वो नीला रंग गायब हो करके और वो रंगीन सलेटी सी हो गई है, मटियाले से कलर की हो गई है, परमाणु लिखी हुई कर रहा है। क्या सिद्ध करता है ये सिद्ध करता है कि अधिक अभिक्रियाशील तत्व के द्वारा कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर दिया जाता है। हाँ भाई, आपके भी समझ में आ गया कि अधिक अभिक्रियाशील तत्व के द्वारा ही कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित किया जाता है। अगर मान लीजिए अपन यहां उल्टा ले लें FeSO4 में करके उसकी क्रिया Cu से करवाएं तो जानते हो क्रिया नहीं होगी, क्रिया नहीं होगी ना। क्यों नहीं होगी? क्योंकि है ना Cu इतना अभिक्रियाशील नहीं है, इसकी अभिक्रियाशीलता कम है आयरन से, इसलिए क्या नहीं संपर्क कर पाएगा। सेडिमेंट देखो ये Cu तो नीचे है और ये ऊपर है ना। इसकी क्रियाशीलता ज्यादा होगी ना, इसकी क्रियाशीलता ज्यादा होने के कारण ये इसको विस्थापित नहीं कर पाएगा, तो अभिक्रिया क्या नहीं होगी, संपन्न ही नहीं हो पाएगी, है ना। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए हमने ले लिया एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपन कि Zn को FeO ले लें कि Zn प्लस FeSO4। अब ये Zn की अभिक्रियाशीलता है किसे क्या है, Zn की अभिक्रियाशीलता किसे ज्यादा है, तो यह कहेंगे इसको क्या नहीं कर पाएगा, ये इसे विस्थापित नहीं कर पाएगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसकी क्रियाशीलता ज्यादा है, क्रियाशीलता ज्यादा होने के कारण इसको विस्थापित नहीं कर पाएगा। अब ये आपका पॉइंट खत्म हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाएगी। पॉइंट है हमारा धातुओं और धातुओं के उपयोग। धातुओं और अधातुओं के उपयोग। हमने धातुओं के बारे में पढ़े लिया। धातुओं से तो जितने भी हमको उपकरण दिखाई देते हैं ये सब धातुओं के बने होते हैं। धातुओं से कोई उपकरण बन ही नहीं सकता। धातुओं के मैंने बहुत सारे अभिलक्षण आपको लिखवाए कि धातुएं कठोर होती हैं। धातुएं कैसी होती है? कठोर होती है। सोडियम और पोटेशियम को छोड़ करके धातुएं कैसी होती हैं? कठोर होती है। धातुएं ध्वनिक होती है, अर्थात चोट करने पर बहुत तेज ध्वनि उत्पन्न करती है। धातुएं आघातवर्धनीय होती है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य हुआ कि धातुओं को पीट करके पतले चद्दर के रूप में बदला जा सकता है। धातुएं तन्यता के रूप से युक्त होती है, अर्थात धातुओं को हम खींच करके पतले तार के रूप में बदल सकते हैं। धातुएं विद्युत और ताप की सुचालक होती है। विद्युत और ताप की सुचालक होती है कि अगर हमें क्या करना होगा, कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान तक विद्युत को ले जाना होगा तो हम धातु का प्रयोग करेंगे, और कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान तक तापमान का भी हम उसी के द्वारा कर सकते हैं। दो धातुओं को मिलाकर के मिश्र धातु का निर्माण कर सकते हैं। धातुओं का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, और धातुएं हमेशा
कठोर और ठोस अवस्था में पाई जाती है। तो धातुओं में चमक भी पाई जाती है। अगर हम रेगमार्क से किसी धातु को घिस देंगे तो उसके अंदर क्या आ जाएगी, चमक आ जाएगी, परंतु धातुओं में चमक नहीं होती। ये सारी बातें हम आपको पहले ही बता चुके हैं। धातु यमकों से विक्रिया कर लेती हैं तो हाइड्रोजन गैस दे देती है। ये सारी बातें मैं बता चुका हूं। तो धातुओं का उपयोग है, जितने भी हमको क्या दिखाई दे रहे हैं, ये जितने भी उपकरण दिखाई देते हैं, इनका उपयोग जैसे धातुओं का उपयोग है जो मशीन बनाने में, मशीन, मोटर गाड़ियां, मशीनों के निर्माण में, मोटर गाड़ियों को बनाने में, वायुयान, रेलगाड़ियां, वायुयान, रेलगाड़ियां, मकानों में भी आजकल धातु का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाने लगा है। तो मशीन के साथ साथ उपग्रह, औद्योगिक उपकरण, बहुत सारे साजो सामान, घर का साजो सामान, यहां तक कि फर्नीचर भी आजकल धातुओं का बना हुआ है। खाना बनाने के पात्र, बॉयलर, जिसमें गर्म किया जाता है, यहाँ तक कि मिक्सर, ये सारी चीजें किसकी बनी हुई है, धातुओं की बनी होती है। क्योंकि ये सारी की सारी किसमें काम में आती है, विज्ञान में ही काम में आती है। ये सारी चीजें ये सभी वस्तुएं धातुओं के द्वारा निर्मित होती है। इसके अलावा धातुओं के क्या उपयोग, देखिए धातुओं के उपयोग धातुएं ध्वनिक नहीं होती हैं। सबसे ज्यादा आवश्यक धातु प्राणवायु है, जिसे हम ऑक्सीजन के नाम से जानते हैं। अगर संरचनात्मक संगठन को देखा जाए तो 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन, उसके अलावा 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य 1%, 0.1% हीलियम, आर्गन, नियॉन, प्रोटॉन, ज़ीनॉन आदि बहुत सारी गैसें होती हैं। तो सबसे अधिक प्रभावशाली और आवश्यक धातु हमारी कौन सी गैस है, ऑक्सीजन गैस है। तो कह देंगे कि धातु जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। ऑक्सीजन जैसी धातु जो हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। प्राणवायु के नाम से जानते हैं, इसे किस नाम से भी जानते हैं, सभी सजीवों के श्वसन के लिए, जो सभी
सजीवों द्वारा श्वसन क्रिया में उपयोग की जाती है। एक पॉइंट हो गया है, इसे नोट कर लीजिए। ऊपर वाले में हटा रहा हूं यहां। पॉइंट नंबर 2 पॉइंट में आप लिख लेंगे कि अधातु ऐसी जिसका उपयोग हम उर्वरक नाइट्रोजन जिसको कहते हैं पेड़ पौधों के लिए किया जाता है। नाइट्रोजन जैसे अधातु का उपयोग पेड़ पौधों में उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। पौधों की वृद्धि के लिए पौधों की वृद्धि हेतु उपयोग किया जाता है। आगे देखो, जल के शुद्धिकरण प्रक्रम में अधातु जल के शुद्धिकरण प्रक्रम में उपयोगी है। नेक्स्ट पॉइंट पे गए हम एंटीबायोटिक दवाई के रूप में घाव का प्रयोग किया जाता है। अधातु जो बैंगनी रंग का होता है इसको आयोडीन कहते हैं। अधातु जो बैंगनी रंग का होता है एंटीबायोटिक दवाई के रूप में घावों पर लगाने के उपयोगी है। घावों पर लगाने के उपयोगी है। अब मैं इसे नीचे वाले पॉइंट को बता देता हूं। अभी और देखो, कार्बन जैसा अधातु विस्फोटक बनाने में या ऊर्जा प्राप्त करने हेतु उपयोगी है। अब आप जानेंगे होंगे और भी बहुत सारे आप धातु और अधातुओं के क्या लिख सकते हो, उपयोगों के बारे में लिख सकते हो। आप इसे नोट कर लीजिए। अब मैं आपको इस पाठ्य से संबंधित कुछ प्रश्न है उन्हें बताना चाहूंगा। देखिए,
इससे पहले आपके पाठ में धातु है धातु के बारे में बताया है, वहीं पर तत्व यौगिक और मिश्रण के बारे में भी बताया है। तो मैं आपको तत्व यौगिक और मिश्रण की परिभाषा लिखना चाहूंगा, फिर उसके पश्चात में आपको इसके प्रश्न बताऊंगा। ये नोट कर लें यहाँ पर। बोल के और बता देता हूँ कि नाइट्रोजन जैसे धातुओं का उपयोग पेड़ पौधों में उर्वरक के रूप में पौधों की वृद्धि हेतु उपयोग किया जाता है, खाद बनाते हैं। अधातु जल के शुद्धिकरण के प्रक्रिया में उपयोगी है। अधातु पहले रंग का होता है जो एंटीबायोटिक दवाई के रूप में आयोडीन आदि को काम में लेते हैं। आयोडीन धातु में कार्बन जैसे अधातु विस्फोटक बनाने में ऊर्जा प्राप्त करने हेतु उपयोगी होता है। और भी बहुत सारी कई ऐसी धातु हैं जिनका उपयोग हम सामाजिक जीवन में दैनिक जीवन में करते हैं। अब आप तत्व यौगिक और मिश्रण पर आ जाइए। तत्व किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं और मिश्रण किसे कहते हैं। देखिए तत्व की परिभाषा दे दो। तत्व किसे कहते हैं? तत्व में एक ही प्रकार के क्या पाए जाते हो? परमाणु। इसमें क्या पाए जाते हो? एक ही प्रकार के। जिस नमूने में तत्व जिस नमूने में एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, जो अर्थात जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर के बना हुआ होता हो उसे हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन, चाहे कितनी भी होती चली जाए, इसमें परमाणु की संख्या लेकिन एक ही प्रकार के हाइड्रोजन हाइड्रोजन के परमाणु मिलेंगे। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, सोडियम, मैग्नीशियम आदि आदि, ये सभी क्या हैं? ये सभी तत्व हैं। कहने का तात्पर्य यह है, सल्फर भी है, सल्फर तत्व है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हो उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम तत्व के नाम से जानते हैं। दूसरा यौगिक। यौगिक किसे कहते हैं? अर्थात दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलकर के और जिस नमूने को बनाते हैं उसे हम यौगिक कहते हैं। दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में जुड़कर बनने वाला यौगिक कहलाता है। जैसे H2O एक यौगिक है। जैसे H2O क्या है? जले यौगिक है। NaCl भी एक यौगिक है। आज मैं आपको तत्व और यौगिक यहां तक ही बता करके और ये समाप्त करना चाहूंगा पॉइंट। कल मिश्रण और इसके प्रश्न अगले वीडियो में इसी समय इसी चैनल पर देखिएगा। धन्यवाद।